नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। बात जिस तरीके से इस वक्त हर तरफ चर्चा यह है कि बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं वो चीन जाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और चीन को उकसा रहे हैं कि वो भारत की जमीन पर कब्जा करे। अब इस बयान से जिस तरीके से एक कड़ी निंदा ना कह के बांग्लादेश को सबक सिखाने की बात अब हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है, उस बीच एक और चाल अंदर ही अंदर चली जा रही है। दरअसल एक तरफ तो शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं मोहम्मद यूनुस चीन में जाकर, लेकिन उधर पाकिस्तान में बांग्लादेश के उच्चायुक्त जो हैं वो ये कहते हैं कि अब गोल्डन पीरियड पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती का शुरू हो चुका है। शब्दों को पकड़िए आप, गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। ये वही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्रताड़ित था और इसे बनाने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे ऐसे ऑपरेशन बंगालियों पर चलाए गए थे जिसे सुनकर, जिसे सोचकर, जिसके बारे में पढ़कर आपकी रूह कांप उठेगी। तब भारत ने इनको आजाद कराया था और आज ये वहां जाकर ये कह रहे हैं अपना पूरा इतिहास भुलाकर कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। ये भी भारत के खिलाफ एक साजिश का हिस्सा ही है। पंकज जी, सही बात है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जो समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश ये तो भारत के खिलाफ हैं ही। मैं खास करके बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को बोल रहा हूं। ये चाइना को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं कि, या यूं कहे कि चाइना के भरोसे भारत को घेरने की कोशिश में, क्योंकि इन दोनों को पता है कि हमारी औकात तो नहीं है भारत को घेरने की। और जब ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दोस्ती का गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, तो एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? मतलब कि एक दूसरे के को देने के लिए इनके पास क्या है सिवाय एक कॉमन चीज के कि दोनों की भारत से शत्रुता है। और वो किसी भारत के किसी सरकार से नहीं, किसी नेता से नहीं, बल्कि पूरे इंडिया, जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया है उसके खिलाफ ये है। क्या चाइना इनके इस सोच के साथ इत्तेफाक रखता है? क्या चाइना सिर्फ इस प्रलोभन में फंस जाएगा कि चूंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत के खिलाफ, इसलिए मुझे भी खिलाफ हो जाना चाहिए और हम भारत के खिलाफ, हम तीनों देश मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ताकि भारत को नुकसान हो? मुझे नहीं लगता कि चाइना इस ट्रैप में फंसेगा जी, क्योंकि चाइना कुछ और देख रहा है इस वक्त। चाइना एक तरफ देख रहा है रशिया, चाइना और इंडिया का फ्रेंडशिप। चाइना जो देख रहा है कि दोबारा कैसे अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके, वापस बैक ऑन ट्रैक ला सके। चाइना का सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि जो जब से ट्रंप आए हैं उन्होंने टैरिफ वॉर छेड़ रखी है। बिल्कुल। और उस वजह से चाइना की इकोनॉमी को नुकसान है। ऐसे में उसको एक वैकल्पिक बाजार चाहिए और पड़ोस में ही एक भारत नाम का एक बहुत बड़ा बाजार है जिसकी परचेजिंग पावर है। बाजार तो, पॉपुलेशन तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी है, नहीं, लेकिन क्या वो परचेज करने की कैपेसिटी है? सवाल ये आता है कि चीन इन चीजों में अगर नहीं उलझना चाहता तो वो ये बातचीत भी क्यों कर रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर उस चीन को हमेशा से पता है कि भारत से बड़ी मार्केट और कोई नहीं है इस वक्त चीनी सामान के लिए, तो अगर वो ये मानता है, इस बात को समझता भी है, जानता भी है, तो फिर अरुणाचल और डोकलाम में, गलवान में जो भी कुछ कर रहा था वो क्यों कर रहा था? नहीं, देखिए, चाइना और इंडिया का सिर्फ एक इशू है, वो है बॉर्डर इशू। और दोनों देश इस बात को मानते हैं कि जो बॉर्डर इशू है वो कॉलोनियल जो रूलर्स थे उनकी देन है। जो आजाद हुआ भारत 1947 में या 1949 के आसपास जो चाइना जो हुआ, ये जो डिस्प्यूट था ये बहुत पुराना डिस्प्यूट है। तो इनका मकसद ये है कि बॉर्डर इश्यूज जो हैं, और क्लेम है वो ऐसा नहीं है कि, देखिए, चाइना के लोगों को लगता है कि ये इलाका हमारा है, भारत के लोगों को लगता है कि नहीं वो इलाका हमारा है। वो बातचीत चल रही है। लेकिन इसके अलावा अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात की जाए तो चाइना और इंडिया कहीं भी कन्फ्रंटेशन में नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। जैसे कि अमेरिकी दादागिरी, जैसे टैरिफ वॉर आ गया, अमेरिका ने क्या कहा है? चाइना और इंडिया दोनों पर टैरिफ लगाने के लिए कहा है। या फिर यूक्रेन जो वॉर है, वहां पे आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो चाइना, रशिया, इंडिया तीनों के खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो एक बॉर्डर इश्यूज को छोड़ दिया जाए
तो चाइना और इंडिया में ऐसा कोई इश्यूज है ही नहीं। लेकिन और वो भी तो सबसे बड़ा इशू है ना, इश्यूज वो भी है, तो लेकिन सबसे बड़ा मैं इशू है पंकज जी। नहीं, मैं लेकिन आपको हम बता दें, भारत और चाइना दुनिया के एकमात्र दो देश हैं जहां पे गोलियां नहीं चली है पिछले 3 दशक में, एक गोली फायर नहीं हुआ। इतना बड़ा बॉर्डर इशू होने के बावजूद सोचिए किस मैच्योरिटी के साथ इस समस्या का हल कर रहे हैं। और आप हर देखिएगा कि 5 से 10 साल में कुछ ना कुछ हल निकलता है। जैसे सिक्किम वाला मामला था, हाँ। सिक्किम वाले मामले में चाइना ने एक्सेप्ट किया, वो हल नहीं कर रहा है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि जिस समस्या को जानबूझकर खड़ा करके गए हैं वो सब, नाथुला तो पास वाला जिक्र कर रहे हैं ना आप। हाँ, लेकिन उसमें भी तो चीन को कितने सैनिक गंवाने पड़े थे। नहीं, ठीक है, जो वॉर एक बार लड़ लिया चाइना ने, हाँ, लेकिन 1962 के बाद आप याद रखिए कि इंडिया और चाइना बॉर्डर पे एक गोली नहीं चली है, नॉट इवन ए सिंगल फायर। यह मामूली बात नहीं है, बिल्कुल। और दोनों देशों ने मैच्योरिटी के साथ इस बात पर सहमति जताई है कि अब हम लड़ाई तो नहीं करेंगे कम से कम। और वहां अलाउड भी नहीं है स्टेन गन लेके या घातक हथियार लेके एक सैनिक जो पहरा देंगे वो, उनके पास लाठी डंडे। मैंने कहा ना कि क्लेम्स के डिफरेंसेस हैं और वो सॉल्व होगा, क्योंकि दोनों का पता है कि हम दोनों दुनिया के सुपर पावर बनने जा रहे हैं, और आस पड़ोस में एक दूसरे के साथ दुश्मनी रखेंगे तो नहीं बन पाएंगे। और जो दुनिया के जो चैलेंजेस हैं इन दोनों देशों को समझ में आए, ये यूनुस, ये पाकिस्तान, इनका कोई बहुत बड़ा ग्लोबल विजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को कल को जाके वर्ल्ड में इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, या बांग्लादेश को है वो दुनिया में कुछ ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन बनना है। इन सब दो मकसद क्या है, अभी जो मौजूदा सरकार है, मकसद क्या है कि इस्लामिक राज्य की स्थापना कर देंगे भारत में, या गजवाए हिंद कर देंगे, या अपने यहां जिहादी पैदा करके भारत को डिस्टर्ब कर देंगे। लेकिन क्या इन दोनों के फ्यूचर प्लान में चाइना एग्री करता है उससे? नहीं। तो जो भी मोहम्मद यूनुस कर रहे हो या पाकिस्तान कह रहा हो, मैं समझना चाहूंगा पंकज जी, चाइना दे नहीं रहा इनको। देखिए, जैसे मोहम्मद यूनुस क्या कह के गए थे अपने देश से, इन्होंने कहा था कि मैं $2 बिलियन चाइना से लेके आऊंगा। चाइना ने दिया उन्हें? नहीं। चाइना ने क्या कहा? कोई $1 नहीं दिया। चाइना ने सिर्फ इतना कहा कि जो इंटरेस्ट रेट जो तुम पे लगाया ज्यादा ज्यादा उसको हम कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन शायद इसीलिए मोहम्मद यूनुस ने ये जो इंडिया की जमीन वाला जो पैतरा बताया, शायद इसीलिए बताया हो कि हम खड़े हैं। नहीं, ये भी तक कहा है कि हम 10% देने को तैयार है। नहीं, ये चाइना इतना मैच्योर तो जरूर है कि वो समझ रहा है इस बात को कि जब दो देशों के बीच बातचीत हो रही है, जब चाइना और बांग्लादेश बातचीत चल रहा है, तो उसमें इंडिया के जो भूभाग है उसके डिस्कशन की बात कहां आई है? कोई भी मैच्योर देश ऐसा ओपनली नहीं बोलता। अगर चाइना के मन में भी ये होगा कि नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा करेंगे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को नहीं कहेगा। हाँ, बिल्कुल। ये इमैच्योर कंट्रीज जो जैसे मोहम्मद यूनुस है, ये क्या करे, दुनिया को दिखा रहे हैं और अपने वोटर को दिखा रहे हैं कि देखो मैंने चाइना में जाके ये कह दिया। भारत के खिलाफ क्या अचीव क्या हुआ? हाँ, अचीव क्या हुआ? कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा। इनके जो 9 समझौते हुए हैं उनको मैं बारीकी से देख रहा था। समझौता क्या है? समझौता क्या है पता है? कल्चरल एक्सचेंज करेंगे, क्लासिक लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे। जब पता है किसी बड़े देश को छोटे देशों को कुछ नहीं देना होता है ना, तो इसी तरह डिप्लोमेटिक भाषा में लिखा रहता है कि हम कल्चरल एक्सचेंज करेंगे, मैन टू मैन कॉन्टैक्ट बढ़ाएंगे, क्लासिक लैंग्वेज प्रमोट करें। इसका मतलब कि तुमको कह दिया कि आसान भाषा में कहे तो मोहम्मद यूनुस कर दिया कि दफा हो जाओ, अगली बार से भीख मांगने मत आना। कुछ नहीं दिया चाइना ने, और ये हवा बना रहे हैं अपने देश में वोटरों को टारगेट करने के लिए कि देखो मैंने भारत के बारे में कह दिया। लेकिन पंकज जी, ठीक है, इस बात को हम अलग रखें कुछ देर के लिए। और अगर हम चीन की और रणनीतियों की बात करें कि एक तरफ सीपेक, मैं चाहूंगा कि मैप के जरिए अगर हम दिखाएं, एक तरफ सीपेक और एक तरफ सीमेक जो म्यांमार से होता हुआ जा रहा है, उसको बनाने की जो तैयारी है, और उसके बाद जो पर्ल भारत के इर्द गिर्द बनाया जा रहा है चीन की तरफ से, वो साफ तौर पर उसकी मंशा को भले ही मोहम्मद यूनुस की तरह जैसे आप कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सबके सामने ना रखें, लेकिन वो मंशा तो यही है असल में। और अगर उनकी आने वाले समय में सोच मिलती है तो काम उस पर भी शुरू हो सकता है। तो भारत को सिर्फ कड़ी आपत्ति से काम नहीं चल पाएगा ना। नहीं, मैं आपको बताता हूं, ये जो वन रोड इनिशिएटिव था ना, चाहे वो पाकिस्तान के रास्ते था, म्यांमार के रास्ते, और सबसे बड़ी बात पंकज जी कि जो सीपेक कॉरिडोर का काम हो रहा है वो तो भारत की जमीन पर ही हो रहा है ना, वहां पर जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है।
बिल्कुल यही मैं बता रहा था जो आप कह रहे हो वही। ये सीपैक प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू कब हुआ? 2013। नवाज शरीफ के, हाँ नवाज शरीफ के कार्यकाल में 2013 में। हाँ। म्यांमार वाला भी कब शुरू हुआ? 2013 में। होता क्या है कि जब आपके देश में कमजोर सरकार होती है तो कोई भी ताकतवर मुल्क आपको घेरने की कोशिश करेगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारी तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहे हैं ना, हाँ। आपके भी तो पड़ोसी हैं, हम जाकर वियतनाम को ब्रह्मोस देना शुरू कर देंगे, हम फिलीपींस को देना शुरू करेंगे हथियार, न्यूक्लियर आर्मामेंट उसे देना शुरू कर देंगे। तो जिस तरह आप हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाएंगे तो हम भी तो आपकी तरफ बना सकते हैं। और वो किया, और उस करने का परिणाम यह हुआ कि अब चाइना ठिठक गया है। जब आप देखिए कि 2014 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 2015 कह सकते हैं, एक भी नया प्रोजेक्ट इस तरह शुरू नहीं हुआ जो भारत को घेरने के लिए बने। और जो ये दोनों प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चाहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है या म्यांमार, दोनों में बहुत बड़ा घाटा लगा है चाइना को। 2018 तक पूरा हो जाना था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आज 2025 है लेकिन उसके फ्यूचर का पता नहीं। म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो बात कर रहे हैं, जिन इलाकों से गुजरना था वहां गृह युद्ध छिड़ गया है, वहां पे भी इन्हें नुकसान हो रहा है। हाँ। तो दोनों जो प्रोजेक्ट हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट है, चाइना का पैसा लगा हुआ और फंसा हुआ है। चाइना कोई भी ऐसे देश में अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है जहां ऑलरेडी कैओस हो, जहां ऑलरेडी सरकार को पता नहीं कि वो सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। मैं मोहम्मद यूनुस की बात कर रहा हूं। बताइए, चाइना अगर इन्वेस्ट करना होगा तो वो चुनाव तक का इंतजार करेगा कि नहीं, जो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने बाद होने वाले हैं। 6 महीने बाद दो इस तरह की सरकार बन सकती है, या तो स्टूडेंट्स वहां लीडर हैं, उनके नेतृत्व में इस्लामिक स्टेट्स या फिर जमात इस्लामी वगैरह की सरकार बनेगी, या दूसरा ऑप्शन यह है कि हो सकता है कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने। ये दोनों गवर्नमेंट बने पर मोहम्मद यूनुस तो नहीं रहेंगे उसमें। तो वो मोहम्मद यूनुस से 6 महीने के लिए क्यों समझौता करेगा? वो 6 महीने इंतजार करके किसी ऐसी सरकार से समझौता क्यों नहीं करेगा जो कि चुनाव के बाद इलेक्ट होके आएंगे? इसलिए भगा दिया। और मोहम्मद यूनुस अपने सर्वाइवल के लिए ये सब बयानबाजी कर रहे हैं। इनको पता है कि इनकी जमीन बहुत कमजोर है बांग्लादेश, तो ये जाके भौकाल बना रहे हैं चाइना में। चाइना आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस के साथ कुछ नहीं करने वाला। इलाज कुछ जल्द संभव नहीं है भारत की तरफ से? नहीं, मैं बताओ, देखिए, वो इलाज की बात मत कीजिए। मोहम्मद यूनुस का इलाज स्वतः उनके देश के लोग कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार 4 टांगों पे टिकी थी। उनकी जो कुर्सी है, पहली टांग थी स्टूडेंट्स, जिनके आंदोलन के बाद ये आए थे। आज स्टूडेंट्स ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। हाँ। दूसरी जो कुर्सी का दूसरा पाया था, उसमें आर्मी थी। आज जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ है, वो सरेआम मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तीसरा इनका जो पाया था, वो डीप स्टेट था, जहां से इन्हें फंड प्राप्त होता है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के आने के बाद वो डीप स्टेट ने फंडिंग बंद कर दिया, इसलिए ये चाइना के पास भागे गए हैं, और इससे सीआईए बहुत नाराज है, ये चाइना के पास क्यों गए। और चौथा, इनका जो चौथा पाया था जो कुर्सी का, वो था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि बेगम खालिदा जिया का था, जिनका संगठन बड़ा था, कार्यकर्ता थे, उनको इन्होंने देश भगा दिया। तो ये चारे पाए डगमगा रहे हैं। इनको पता है कि बहुत ज्यादा लंबा वक्त तक नहीं रहने वाले। बांग्लादेश के अंदर चुनाव कराने का प्रेशर बढ़ता जा रहा है इनके ऊपर, और ऐसे में ये छटपटा रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो गया तो मेरा क्या होगा। और इसलिए ये चाइना के पास जाकर सीआईए को दिखा रहे हैं कि हमें फंड दो, नहीं तो देखो मैं चाइना की तरफ चला जाऊंगा। ये छटपटा रहे हैं, ये सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, और ये अपने देश के लोगों को ये बता रहे हैं कि भारत के खिलाफ बोलूंगा। और पाकिस्तान के साथ गलभैया करना और ये कहना कि गोल्डन पीरियड हमारी दोस्ती का शुरू हो चुका है, वो नहीं, देखिए, इनको क्या है ना कि दो बेचारे बिना सहारे फूट फूट कर हारे। वो जब पाकिस्तान भी यही हाल है, बांग्लादेश का भी है, तो इनको पूरी दुनिया में कुत्ता तक नहीं पूछ रहा है। कोई भी देश नहीं पूछ रहा है इनको। तो ये क्या करे, एक दूसरे के साथ भारत को बता रहे कि देखो हम एक दूसरे के साथ आ गए, तुमको ये परेशान करेंगे, वो परेशान करेंगे। पहले अपने देश की परेशानियों से तो निपटे। उधर इनके हाथ से बलूचिस्तान निकला जा रहा है, बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा का वही हाल है। वहां कल को जाके सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, वहां का प्रधानमंत्री पाकिस्तान आर्मी का एक पिल्ला भर है। यही हाल बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को ना आर्मी पूछ रही है, ना स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, ना कुछ पूछ रहे हैं, तो दो बेचारे ही हुए। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलकर अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, और ये अपने देश में राष्ट्रवादी भावनाओं को उभारने के लिए, ताकि मैं भारत को गाली दे दूंगा तो कुछ ना कुछ तो वोटर होंगे जो मेरे समर्थन में आ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो लोग यही बस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ भौकाल दे रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये कमजोर है।
बिल्कुल, जो हालांकि ताकतवर रहता है वो भारत की शांत तरफ से रहता है। कोई कड़ी अच्छा, कभी प्रतिक्रिया भी कोई कड़ी प्रतिक्रिया इस पर सामने नहीं आई है। देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है, इकोनॉमी के लिहाज से, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिहाज से और इंपैक्ट के लिहाज से। सोचिए कि मोहम्मद यूनुस का कितना वैल्यू है कि मोहम्मद यूनुस ने चाइना में जाकर बयान दिया और न तो चाइना के किसी बड़े मंत्री डिप्लोमेट्स ने और न ही भारत के किसी बड़े मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या फिर जो भी बड़े ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। चाइना से भी कोई रिएक्शन नहीं आया। यही हाल है कि जब सड़क का कोई आवारा किसी को गालियां दे रहा है तो बड़े लोग जो शरीफ लोग होते हैं चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। यही बताया है चाइना और इंडिया दोनों ने मिलकर। बिल्कुल ठीक है कि जाने दो, उसको बोलने दो। और हाँ। चाइना समझ रहे सारी बातें कि ये क्यों बोल रहा है, कहां पे आके बोल रहा है। हालांकि बहुत दिन तक ये चलने वाला नहीं है, इसमें कोई दौराय नहीं पंकज जी, और जल्द ही उनका इलाज भी होने वाला है। और जिस तरीके से आप बार बार संभावनाएं भी जताते रहे हैं, बार बार आपकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जून जुलाई तक ही इनका खेल है और उसके बाद ये भी देश छोड़कर भागने वाला है, इनकी जमीन बिल्कुल खिसक रही है। जुलाई लास्ट या अगस्त के महीने तक मोहम्मद यूनुस है, इसके बाद नहीं रहेंगे बांग्लादेश में, देखिएगा। तो उसके बाद जो जिस तरीके से शेख हसीना भी दावा कर रहे हैं कि वो जल्द ही बांग्लादेश वापस जाएंगी, हो सकता है बांग्लादेश के हालात बहुत जल्द ही सुधरने वाले हैं और इस पर हमारी नजर तो बनी हुई है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही देखते रहिए, जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।